ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की कहानी है मुंबई के रहने वाले रमजान शेख की, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की एक रात ने उन्हें उस राह पर पहुंचा दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। तो चलिए ये कहानी हम खुद रमजान की जुबानी सुनते हैं। वो कहते हैं कि आरे में तेंदुए भरे पड़े हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे काटा नहीं। 17 साल हो गए उस जंगल में वंटो चलाते हुए, एक भी बार नहीं। डर अगर किसी से है तो इंसानों से। उस रात तो मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। बेटी को बुखार था, बहुत तेज, 102 के पार चला गया था। लेकिन क्या करूं, पैसे चाहिए थे। डॉक्टर की फीस, दवाई, स्कूल की फीस। जिंदगी के मीटर में ऑफ का बटन नहीं होता। तो मैंने शिफ्ट ले ली। वो भी ऐसी रात थी जब शहर सोता नहीं, बस सोने का नाटक करता है। सुनसान सड़कें, हेलमेट की वाइजर पर कोहरा और किसी बस स्टॉप पर सिगरेट की लाल चमक। मैं जोगेश्वरी के पास था। आधी रात के बाद जब कॉल आया, प्रीपेड राइड थी, एक औरत ने बुक की थी, गोरेगांव ईस्ट के किसी सोसाइटी गेट से। ड्रॉप लोकेशन पिन नहीं थी, बस लिखा था आर्य रोड एंट्री गेट। थोड़ा अजीब तो लगा, पर नई बात नहीं। आधे लोग तो पिन डालना जानते ही नहीं। मैं ज्यादा नहीं सोचा। जब पहुंचा कोई नहीं था। एक बार हॉर्न मारा, इंतजार किया, दूसरी बार हॉर्न मारा, फिर भी कोई नहीं। बस तीसरी बार हॉर्न दिया तो पीछे से आवाज आई, एक आम औरत की आवाज, साफ सीधी। मैं पीछे बैठ जाऊं, थोड़ी मोशन सिकनेस होती है। वो सामने आई जैसे कोई भी आम औरत आती है। साधारण कपड़े, बाल बंधे हुए, एक तरफ हैंडबैग। शायद काम से लेट हो गई होगी। मैंने सोचा नर्स होगी कोई। आरे में कुछ प्राइवेट क्लिनिक है। मैंने सिर हिलाया। गेट तक नहीं, उसने कहा, अंदर तक, रास्ता बताती रहूंगी। तभी पेट के अंदर कुछ खुजला सा। डर नहीं था वो, बस एक याद थी। ऐसा पहले भी हुआ था, बिल्कुल यही, वही लहजा, वही जगह, वही टाइम। लेकिन हो नहीं सकता। वो राइड तो पूरी ही नहीं हुई थी, क्योंकि वो औरत कभी उतरी ही नहीं थी। हजारों सवारी बिठाई है मैंने, पर हर किसी की अपनी एक फील होती है। कुछ लोग ऐसे चलते हैं जैसे उन्हें आपकी परवाह नहीं, कुछ ऐसे जैसे आपको भरोसा नहीं करते। लेकिन ये औरत ऐसे चल रही थी जैसे मुझे पहचानती हो। मैंने रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया, देखने के लिए नहीं, बस आदत से। वो पीछे बैठी थी, चुपचाप, फोन की स्क्रीन पर नजरें, न मुस्कान, न नजर मिलाकर बात। परफ्यूम भी नहीं, लेकिन एक अजीब सी गंध थी। बुरी नहीं, बस सीली हुई जैसी, लोहे जैसी या पुराने सिक्कों जैसी। किधर से जाना है, मैंने पूछा जब वेस्टर्न एक्सप्रेस के पहले मोड़ पर आए। मैं बताऊंगी, उसने कहा। हम आगे बढ़ते रहे। अरे रात को एक अलग ही दुनिया बन जाता है। शहर की आवाजें गायब हो जाती हैं, न हॉर्न, न भीड़, बस पत्तों की मध्यम चरमराहट और वो अजीब सी चुप्पी जो चुप्पी नहीं होती, वो परतों वाली होती है। कीड़े, दूर की सरसराहट, कभी कभी लोमड़ी की आवाज, शायद तेंदुए की भी, अगर तुम मानो तो। पर सबसे ज्यादा ऐसा लगता है जैसे सड़क खुद सुन रही हो। 10 मिनट बाद उसने चुप्पी तोड़ी। क्या आप मीटर की लाइट बंद कर सकते हैं? क्यों, मैंने पूछा। आंखों में चुभती है। मैं थोड़ा रुका। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा था, पर मैंने स्विच ऑफ कर दी। अब सामने कोई रोशनी नहीं थी, बस पेड़ों के बीच से आती चांदनी। मेरा ऑटो उबड़ खाबड़ सड़क पर हिचकोले खा रहा था। हेडलाइट हर गड्ढे पर हल्की सी कांपती। आप अक्सर इधर से आते हैं? उसने पूछा। कभी कभी, मैंने कहा। इतना अंदर नहीं आता। क्यों नहीं? उसने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे सच में जानना चाहती हो, लेकिन उसके लहजे में कुछ गड़बड़ थी। बहुत सपाट, बहुत ठंडी। काफी कहानियां सुनी हैं, मैंने हंसी में बात टालने की कोशिश की। तेंदुए वाली, भूत वाली और कुछ तो पुलिस वाली भी। उसने मुस्कुराया। पूरा नहीं, बस होंठों में थोड़ी हरकत, जैसे मुस्कुराना याद हो उसे। मुझे ऐसी जगहें पसंद हैं, उसने कहा, जहां शहर देखना भूल जाता है। ये लाइन सीधी दिल के नीचे कहीं चुभ गई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। अब वो बाहर नहीं देख रही थी, वो मुझे देख रही थी, सीधी, आंखें पूरी खुली, चेहरा बिना कोई हाव भाव के, बस स्थिर। मैंने पलकें झपकाई, फिर देखा वो वापस सामान्य लग रही थी। फोन में स्क्रॉल कर रही थी। शायद मेरा वहम था,
या शायद मैं ही थका हुआ था। मैंने अगला मोड़ लिया जैसे उसने कहा था। बाएं मुड़ा, पुराने मिल्क बूथ के पास से। अब हम उस हिस्से में थे जहां ना कोई घर था, ना रोशनी, बस अधूरी झोपड़ियां और वो अजीब सी बदबू जो हवा में चिपक जाती है। बस थोड़ा आगे, उसने कहा। अब मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था, जीपीएस बंद। पिछले 10 मिनट से कोई गाड़ी तक नहीं दिखी थी। मैंने अब हर 30 सेकंड में मिरर चेक करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं। कसम से कहता हूं, उसका रिफ्लेक्शन धीरे झपक रहा था। उसने कहा था, थोड़ा आगे, पर अब 10 मिनट हो चुके थे। कोई पहचानने लायक जगह नहीं दिखी। न मंदिर, न बंद चाय की दुकान, न कोई लाइट, बस पेड़, गहरे काले, एकदम स्थिर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सड़क अभी तक चल कैसे रही है। मैडम, मैंने आखिरकार कहा। कोई जवाब नहीं। मैंने मिरर ठीक से सेट किया। वो वैसे ही बैठी थी, शांत, हाथ गोद में रखे हुए। अब फोन भी नहीं था, बस सामने देख रही थी, जैसे अंधेरे में कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आपको यकीन है यही रास्ता है? उसने बस एक बार सिर हिलाया। चलिए। मैंने घूंट भरा, गला सूख चुका था, हैंडल पर उंगलियां ठंडी लगने लगी थी। तभी मेरी नजर पड़ी एक साइन बोर्ड बाएं तरफ, आधा टूटा हुआ। लिखा था, आरए मिल्क कॉलोनी फॉडर रिसर्च सेक्शन। ये क्या मजाक है? हम ये जगह 15 से 20 मिनट पहले पार कर चुके थे। मैंने स्पीड धीमी की। ये रास्ता मैं जानता हूं, दिन में कभी कभार लिया है। आगे जाकर ये सड़क 2 हिस्सों में बढ़ती है। फिर एक बड़ा मैदान आता है जहां आवारा गायें होती हैं और डिलीवरी वैनें खड़ी रहती हैं। पर ये वो जगह नहीं थी, ये तो लूप था। वही मोड़, वही पेड़ का ठूंठ, वही साइन बोर्ड। अब मैं और धीमा चला रहा था, ऐसे जैसे सब नॉर्मल हो, जैसे अब भी काबू में हूं। पर अंदर से पेट में मरोड़ सी उठने लगी थी, जैसे गाड़ी चल रही थी लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही थी। फोन फिर से चेक किया, अभी सिग्नल नहीं। तभी वो झुकी। उसकी आवाज मेरे कान के पास थी, ठंडी सांस, फुसफुसाहट जैसी, पर डरी हुई नहीं थी, चेतावनी थी। रुको मत। मैं कुछ कहना चाहता था, घूम जाना चाहता था, लेकिन नहीं किया। मालूम नहीं क्यों, बस चलता रहा। हम फिर उसी साइन बोर्ड के पास से गुजरे, फिर से और फिर से। तभी मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं कभी नहीं करता पैसेंजर्स के साथ। मैंने ऑटो रोक दिया, जोर से ब्रेक मारा, इंजन बंद। मुझे माफ कीजिए मैडम, मैंने कहा। यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं, आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए। कोई जवाब नहीं। मैं पूरी तरह पलटकर पीछे देखने लगा, और वो वहां नहीं थी। पीछे की सीट खाली थी, कुछ भी नहीं, न बैग न आवाज, बस प्लास्टिक की ठंडी सीट जो चांदनी में चमक रही थी। मैंने साइड का फ्लैप उठाया, बाहर झांका। शायद उतर गई हो बिना बताए। कुछ नहीं, न कोई कदमों की आहट, न पत्तों की सरसराहट, बस कीड़ों की मध्यम भनभनाहट, और कहीं दूर कोई हल्की डूबी सी आवाज, शायद कुत्ते की या शायद कुछ और। मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। दिल धड़धड़ा रहा था। फिर से मिरर देखा, अब भी खाली। और फिर वो बोली, पर पीछे से नहीं, सामने से, पैसेंजर सीट से, धीरे से, नरमी से। तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए था। मैं हिला भी नहीं, हिला नहीं सका। वो अब मेरे बगल में बैठी थी, शांत, आंखें झपकाए बिना। वही औरत, वही नीला कुर्ता, लेकिन उसके चेहरे में कुछ गड़बड़ थी। डरावनी नहीं, बिगड़ी हुई भी नहीं, बस खाली, जैसे अपना ही चेहरा पहन रखा हो, मास्क की तरह। तुम्हें यहां रुकना नहीं चाहिए था, उसने फिर कहा। वही टोन, वही नरमी। मैं आपको वापस ले जाता हूं, मैंने कहा, और एक हाथ से इग्निशन की तरफ बढ़ा। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे सिर घुमा के मेरी तरफ देखा, और फिर मुस्कुराई। ना शालीन, ना गर्मजोशी वाली, एक लंबी मुस्कान, बहुत ज्यादा लंबी। मैंने ऑटो स्टार्ट किया। इंजन एक बार हिचका, खांसा, फिर चालू हो गया। मैंने रिवर्स में गियर डाला, पहिए घूमे, लेकिन ऑटो हिला तक नहीं, और जोर से एक्सीलरेटर दबाया, फिर भी कुछ नहीं, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ रखा हो। मैं पीछे मुड़ा, उसे कहने की बाहर निकल जाए, लेकिन वो फिर गायब थी, न पास में न पीछे, कहीं नहीं। अब मैं अकेला था, ऑटो चल रहा था, लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे थे। और फिर पेड़ हिलने लगे, लहराए नहीं, हवा से नहीं, हिलने लगे, जैसे बहुत लंबे लोग धीरे धीरे पीठ मोड़ रहे हों। सामने की सड़क अब वैसी नहीं थी। जहां पहले जंगल था, अब एक टूटी हुई बिल्डिंग खड़ी थी, आधी बनी हुई, सीमेंट ब्लॉक्स, जंग लगे सरिये। कुछ था उसमें जो जाना पहचाना सा लग रहा था।
मैंने इंजन बंद किया और सुना उस अधूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं एक रिंगटोन बज रही थी। नोकिया, पुराना वाला, वही जो 2007 में बस डॉक्टर और टैक्सी ड्राइवर इस्तेमाल करते थे। और फिर आवाज आई, किसी एक मुंह से नहीं, हर तरफ से, तुमने उसे यहीं छोड़ा था। मैं जम गया। उस रात के बारे में सोचे हुए सालों हो गए थे। उस हादसे के बाद, उस लड़के के बाद जो मेरे ऑटो के सामने आया था मरोल के पास। मैंने ऑटो मोड़ने की कोशिश की, डिवाइडर से टकराया, वो गिरा, मैं भाग गया। कभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई, न केस न शिकायत। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, पर रास्ता नहीं भूला था, और वो भी नहीं। मैंने हैंडल पर रखे अपने हाथों की ओर देखा। वो कांप रहे थे, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं थे। छोटे थे, कमजोर, जैसे किसी बच्चे के। मेरी सांस रुक गई, उंगलियां पतली कांपती हुई थ्रॉटल पकड़े हुए थीं, लेकिन मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। हैंडल नहीं, हथेली नहीं, धातु की जगह मानो किसी की त्वचा पकड़ रखी हो। और फिर सब कुछ बदल गया। पेड़ पीछे हटने लगे, पर्दों की तरह। जो अधूरी बिल्डिंग सामने थी वो ऐसे गायब नहीं हुई कि लगी जैसे हट गई हो, बल्कि ऐसे कि जैसे वो कभी थी ही नहीं। उसकी जगह अब जो था वो और भी बुरा था। एक समतल चौड़ा मैदान, मरा हुआ सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई कीड़ा नहीं, पत्तों की सरसराहट तक नहीं, हवा नहीं, बस एक भारी घुटन भरी खामोशी जो कानों में बजने लगी। मैं कब ऑटो से बाहर निकला पता नहीं चला। पांव खुद चलने लगे। मैदान के बीचों बीच कुछ था, इंसान नहीं, जानवर नहीं, एक आकृति, सफेद कपड़े से ढकी हुई, छोटी, बच्चे जितनी। मैं पास नहीं जाना चाहता था। हर भावना, हर चेतावनी कह रही थी भाग, लेकिन पांव नहीं माने। 3 कदम आगे, ठंड बढ़ने लगी। 5 कदम, शर्ट मेरे बदन से चिपक गई जैसे पानी में उतर गया हूं। 7 कदम, मैंने वो गंध सूंघी, गीला झंग, पुराना खून। जब मैं 15 फीट दूर था तो वो कपड़ा हिलने लगा, हवा से नहीं, अंदर से। और तभी एक नई आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट, पीछे से, धीरे धीरे, नंगे पांव, सूखे पत्तों पर चरमराहट। मैं झट से मुड़ा और खुद को देखा। आईने में नहीं, परछाई में नहीं, सामने मैं ही खड़ा था, रामजान शेख। 10 फीट दूर मुझे घूरते हुए, वही हरा शर्ट पहने हुए जिसमें हादसे वाले दिन जेब पर तेल का दाग था। और वो रो रहा था, चुपचाप, टूटा हुआ, बदसूरत सा रोना। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू भागा क्यों? मैंने मुंह खोला पर आवाज नहीं निकली। कुछ बोल नहीं पाया, रो भी नहीं। जिस्म जैसे जम गया हो, गला बंद, जैसे मैं खुद की डोरियों से बंधा कोई कठपुतली था और डोर किसी और के हाथ में थी। पीछे जो सफेद कपड़ा था फिर से हिला। मैं मुड़ा, अब वो वहां नहीं था। उसकी जगह अब एक स्कूल बैग पड़ा था, फटा हुआ, कीचड़ से सना, एक पट्टा लटकता हुआ। मैं उस बैग को जानता था। वो वही था जो उस रात सड़क पर पड़ा था, मेरे टायर के नीचे। मैंने खुद को समझाया था कि वो बस पुराने कपड़े थे, कि लड़का उठ जाएगा, पर वो नहीं उठा। और अब मुझे लग रहा था कि वो कहां गया और किसने उसे वापस भेजा। मैंने पलकें झपकाई और रात लौट आई। सिर्फ अंधेरा नहीं, वो अजीब आरे वाली रात, हड्डियों जैसी फीकी चांदनी, पेड़ इतने घने और पास जैसे मुझे देखने के लिए बढ़ आए हों। स्कूल बैग गायब था, वो लड़का भी, और शायद मैं भी नहीं था पूरा। ना वक्त का होश, ना सांसों का, ना वजन का। जैसे मैं खुद की परछाई बन गया था, अपने जिस्म में ही, लेकिन बेहद हल्का और बेजान। ऑटो वहीं था जहां मैंने छोड़ा था, पर अब पीछे की सीट पर कोई और बैठा था। ना वो औरत, ना पहले वाली नीली कुर्ती वाली। ये कोई और थी, सफेद साड़ी में, चेहरा ढंका हुआ, पांव पर धूल, बाल उलझे हुए जैसे सूखी जड़ें। उसने कुछ नहीं कहा, उठकर नहीं देखा, लेकिन ऑटो का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मीटर क्लिक किया, 0.00, 1.50 गिनती शुरू हो गई थी। मैंने हैंडल नहीं पकड़ा था, गैस नहीं दी, फिर भी ऑटो चल पड़ा, मुड़ा और एक नए रास्ते में दाखिल हो गया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक संकरी सड़क, दोनों ओर बिजली के खंभे, झुके हुए जैसे रोते रोते थक चुके हों। जैसे जैसे ऑटो बढ़ता गया वो खंभे एक एक करके जलने लगे। हल्की पीली रोशनी में एक धुंधला डरावना अंधेरा। पीछे बैठी औरत ने हाथ उठाया, रोकने के लिए नहीं, इशारा करने के लिए, वही इशारा। लेकिन इस बार सीने में बर्फ सी उतर गई।
मैं जानता था अब क्या होने वाला है। ऑटो ने एक और मोड़ लिया और सामने वही सड़क आ गई, वही सड़क जहां हादसा हुआ था। वो डिवाइडर, वो कीचड़ भरा गड्ढा, उसके पार फैला मैदान। मैं ब्रेक मारना चाहता था पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में मुझे वो आकृति दिखी, लड़का फिर से दौड़ता हुआ, और मैंने वही किया जो उस रात किया था, बाएं मोड़ा। लेकिन इस बार वहां कुछ और था। ना डिवाइडर, ना मैदान, एक दीवार थी, काली सीमेंट की दीवार, जिस पर लाल मराठी अक्षरों में लिखा था, ते परत येतात, वे वापस आते हैं। ऑटो उससे टकराया जोर से, पर कोई आवाज नहीं, कोई दर्द नहीं, बस सन्नाटा। और फिर किराया मीटर बोला, टिक टिक नहीं, सीधा बोला, कन्फेशन पेंडिंग, इकरार बाकी है। मैंने आंखें खोली। मैं फिर से ड्राइवर की सीट पर था, इंजन बंद, इतनी गाढ़ी खामोशी जैसे बंद अलमारी में सांस ले रहा हूं। लेकिन ये वही मैदान नहीं था। ये एक टूटी फूटी सड़क थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा। धुंधली सफेद लाइनें, साइड में पड़े पुराने टायर, और आसमान, ना रात ना दिन, बस धुंधला ग्रे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे भीगे हुए पुराने फोटो में फंस गया हूं। मैंने पीछे मुड़कर सीट देखी, खाली। अच्छा, फिर मैंने उसे देखा, एक और ऑन्टो 20 फीट आगे, तिरछा खड़ा जैसे ब्रेक लगाते वक्त फिसल गया हो। वही मॉडल, वही स्क्रैच, मीटर बॉक्स पर वही तिरंगा स्टिकर। मैं बाहर निकला, उसकी तरफ बढ़ा, और तभी मैंने उसे देखा। दूसरे ऑटो में बैठा आदमी, सर झुका हुआ, धंसा बदन, फटी हुई होंठ, चेहरा बेरंग। मैंने ऑटो के साइड पर थपथपाया, कोई हरकत नहीं। मैं सामने गया, झांका और जम गया। वो मैं था नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं था। उम्र ज्यादा लग रही थी, दुबला, थका हुआ सा, लेकिन वही जबड़ा, वही हाथ, और ठुड्डी के नीचे वही हल्का सा निशान जो कॉलेज के बाइक एक्सीडेंट में पड़ा था। उसने एक आंख खोली, मुझे देखा और कहा, बहुत वक्त लग गया आने में। मैं कुछ नहीं बोला, कुछ बोल ही नहीं पाया। वो आगे झुका, कमर से कराहते हुए, जैसे उसकी हर हड्डी में वक्त जमी हो। भागा था ना, लगा सड़क भूल जाएगी, सोच लिया कि जो हुआ वो वहीं दफन रह जाएगा। तू कौन है? मैं किसी तरह फुसफुसाया। वो हल्का सा हंसा, एक सूखा बुझा हुआ हंसी। तू ही हूं, लगभग, वो जो खुद से झूठ नहीं बोलता। जमीन जैसे हिलने लगी मेरे पैरों के नीचे। उसने मेरे पीछे इशारा किया। मैंने पलट कर देखा, लड़का फिर से वहां था, मेरे ऑटो के पास खड़ा, वही स्कूल बैग पकड़े हुए, बस देख रहा था। ना गुस्सा, ना उदासी, सिर्फ इंतजार। पता है ये जगह क्या है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। ना मैं, ये नरक नहीं है, उसने कहा। नरक तो बाद में आता है, ये है सच्चाई से पहले वाली सड़क। तू अभी भी मीटर पर है, रमजान। उसके मुंह से मेरा नाम सुनना जैसे थप्पड़ था। मैं कैसे निकलूं यहां से? मैंने पूछा। उसने हल्की सी मुस्कान दी। जिस रास्ते से आया था उसी से। फिर वो पीछे झुका और गायब हो गया, सिर्फ एक झपक में, जैसे धूप में उड़ती धूल। मैंने फिर से लड़के की तरफ देखा। उसने बैग नीचे गिराया और धीरे धीरे बेहद ठहराव से जंगल की ओर चल पड़ा, बिना मुड़े। मेरे ऑटो का मीटर खुद ब खुद दोबारा चालू हो गया। कन्फेशन 0% कंप्लीट, इकरार 0% पूरा। मैं ऑटो में बैठ गया और उसके पीछे चल पड़ा। लड़का कुछ नहीं बोला, बस चलता रहा, नंगे पांव, कांटों के ऊपर, जड़ों को पार करता हुआ, उन हिस्सों में जहां मैंने कभी नहीं गया, जबकि मैं 12 साल से आरे की सड़कों पर चला रहा था। फिर से वो भारी सन्नाटा, ऐसा जैसे खुद खामोशी भी थक गई हो। फिर पेड़ हटे और वो सामने थी, वही सड़क, वो हादसे वाली रात वाली, लेकिन वैसी नहीं जैसी मेरी यादों में थी। ज्यादा उजली, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी जैसे मरती हुई तारे। कोने पर एक पान की दुकान, शटर आधा गिरा हुआ। पास में एक कुत्ता खुद को खुजा रहा था कूड़े के पास। वक्त गड़बड़ था, जैसे किसी ने VHS रिवाइंड किया हो और पॉज दबा दी हो। मैंने देखा वो मोड़, वो डिवाइडर, वो पानी भरा गड्ढा, हेडलाइट्स, मेरा ही ऑटो मेरी तरफ आता हुआ। ड्राइवर कोई नहीं था, सिर्फ ऑटो चल रहा था अपने आप। हेडलाइट्स चमकती, मीटर घूमता, और तभी मैंने सुना एक चीख, तेज, नुकीली, और आधे में ही कट गई। फिर कुछ गीला सा आवाज करता हुआ लोहे से टकराया। मैं मुंह फेरना चाहता था,
पर नहीं फिर सका। सड़क ने जैसे मेरी गर्दन थाम रखी थी। मैंने खुद को देखा, उस रात वाला मैं ड्राइवर साइड से कूदता हुआ, सांसें टूटी हुई, पैनिक में। और फिर वो किया जिसे मैं हमेशा नकारता रहा। मैंने देखा, लड़का वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत, सिर के नीचे खून, एक जूता गायब। और मैंने भागा, मदद के लिए नहीं, छुपने के लिए, जंगल में। मैंने खुद को सुना बुदबुदाते हुए, किसी ने नहीं देखा, अंधेरा था, बस चला, निकल जा, पीछे मत देख। मुझे मितली आई। मैं मुड़ा, उल्टी करने ही वाला था और उसके सामने आ गया। फिर से वो नीली कुर्ती वाली औरत, पीछे कोई रोशनी नहीं, वो बस वहीं खड़ी थी। अब भी लगता है कि तू भूलने लायक है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया, ना में। आंसू आंखों में जल रहे थे। मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे, लेकिन तू छोड़कर चला गया। मैं डर गया था, पर तू जिंदा रहा। मैं घुटनों पर गिर गया। वो भी झुक गई मेरे साथ, और पहली बार उसकी आवाज में नरमी थी। वो माफी का इंतजार नहीं कर रहा, उसने कहा। वो चाहता है कि तू याद करे। उसके पीछे लड़का सड़क के किनारे खड़ा था, ना गुस्सा ना उदासी, बस वो फटा हुआ स्कूल बैग थामे मेरी ओर बढ़ा रहा था। मैंने दोनों हाथों से वो बैग लिया। भारी था, गर्म, जैसे अब भी उसमें उसकी मौजूदगी बची हो। मैंने उसे सीने से लगा लिया, और दूर कहीं मेरे ऑटो के मीटर ने हल्की सी आवाज की, कन्फेशन 62% पूरा, इकरार 62% पूरा। फिर सड़क दरकने लगी, नीचे से नहीं, पीछे से, जैसे वक्त खुद फट रहा हो। और फिर वो आवाज फिर आई, ना उसकी, ना मेरी, ना लड़के की, कुछ और थी, कुछ पुरानी। एक आखिरी मोड़ बाकी है। जमीन पीछे से दरक रही थी, धीरे, लंबा, जैसे किसी ने पत्थर पर दांत पीस दिए हों। मैंने पलट कर देखा। आग की उम्मीद की थी, पर वहां आग नहीं थी, रोशनी थी, सुनहरी, शुद्ध, जैसे किसी टूटे मंदिर की खिड़की से सुबह की पहली धूप। वो रोशनी जंगल को चीरती हुई आ रही थी, जड़ से आसमान तक। लड़का उसमें चला गया, और औरत भी। फिर मैंने देखा, वो असली सड़क, ना कोई याद, ना कोई डरावना सपना, बस एक लंबी भीगी हुई सड़क जो ऊपर की ओर मुड़ रही थी, जैसे निकलने का रास्ता। और पहली बार मुझे लगा, शायद मैं जा सकता हूं। मैंने उस औरत की ओर देखा। क्या यही है अंत? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस 2 उंगलियां बढ़ाईं और मेरे सीने को छुआ, फुसफुसाई, बस एक आखिरी चीज। और अचानक मैं खड़ा नहीं था, मैं बैठा था ऑटो में, सड़क के बीचों बीच, मीटर चालू, सब कुछ सामान्य, लाइट्स ऑन, इंजन की हल्की घरघराहट, सुबह की धुंध सड़क से उठ रही थी। क्या ये सब सपना था? मैंने रियर व्यू मिरर देखा और मेरी सांस अटक गई। लड़का पीछे की सीट पर बैठा था, जिंदा, शांत, बस मुझे देखता हुआ। मैं पूरी तरह पलटा, गला रुंधा हुआ था। तू ठीक है? मैंने पूछा। उसने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ। मैं फिर आगे की ओर इशारा किया। चला। मैंने नहीं पूछा कहां, न ही मुझे मतलब था, बस इंजन स्टार्ट किया। इस बार कोई झटका नहीं, ऑटो फिसलता गया, जैसे यही उसका रास्ता हो। पेड़ पीछे छूटते गए, सड़क साफ होती गई, धूप और तेज होती गई। और फिर हम पहुंचे उस मोड़ पर, तेज, अचानक, बिना कोई निशान, वही किस्म का मोड़ जो सब कुछ तय कर देता है। उसके बगल में एक बोर्ड था, नया, ना पेंट ना लकड़ी, एक जिंदा पेड़ के तने में खुदा हुआ। मोड़ लिया तो उसे साथ लेकर चलेगा, छोड़ दिया तो वो यहीं रह जाएगा। मेरे हाथ हैंडल पर कस गए। मैंने पीछे देखा। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार किया। डरा नहीं था, बस थका हुआ सा। और मैं समझ गया, अगर मैं मोड़ लेता हूं तो ये बोझ हमेशा रहेगा, हर रात, हर सफर। लेकिन वो जिंदा रहेगा कहीं ना कहीं। अगर मैं नहीं लेता, वो गायब हो जाएगा, साथ ही याद भी। और मैं फिर से साफ होकर जागूंगा। मैंने आगे देखा और मोड़ लिया, जोर से रोशनी की ओर मोड़ लिया मैंने। मीटर एक बार टिमटिमाया। इकरार 100% किराया चुका। मोड़ पर पहुंचते ही एक रोशनी मिली, वैसी रोशनी जो तुम्हारी त्वचा को छूती है, जैसे कोई माफ कर दे। मैं समझा, बस खत्म, यही अंत था। मैं चलाता रहा, जब तक पेड़ छोंटने न लगे, जब तक दूर से हेडलाइट्स न दिखी, जब तक शहर फिर से वापस न घुलाया। रिक्शा, बाइक, लोग, हंगामा, सब कुछ सामान्य। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। ऑटो अब मेरा नहीं लग रहा था, वो वैसा ही दिख रहा था,
वही खरोंचें, वही शीशे से लटकता हुआ छोटा सा ताबीज। पर इंजन ज्यादा साफ चल रहा था, स्टीयरिंग ज्यादा मुलायम लग रहा था, जैसे किसी ने उसे फिर से बना दिया हो, या फिर शायद वो कभी टूटा ही नहीं था। मैंने मीटर देखा, मरा हुआ था, कोई अंक नहीं। मैं डिपो के बाहर रुका, नीचे उतरा। हर चीज वैसी ही गूंज रही थी जैसे मुंबई हमेशा करती है, पर आज कुछ ज्यादा तेज, जैसे रेडियो की खराब फ्रीक्वेंसी। मैं चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। रफीक, जो हमेशा चाय देता था, उसने मुझे देखा। पलकें झपकी, फिर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रमजान, उसने फुसफुसाया। मैं मुस्कुराया। हाँ, कैसे हो? उसके हाथ से कुल्हड़ गिर गया, टूट गया। भाई, पर वो इधर उधर देखने लगा, घबराया हुआ। तू मर गया था? मैं सन्न रह गया। क्या? 3 महीने पहले उस हिट एंड रन के बाद तेरा ऑटो पटरी के पास उलटा मिला था। शरीर नहीं मिला, सिर्फ खून, और मीटर रुका हुआ था 666 रुपए पर। मेरे घुटने कांपने लगे। वो बोलता रहा, आवाज कांप रही थी। लोगों ने कहा शायद जानवर खींच ले गए या तू भाग गया, पर तू नहीं मिला। तेरी अम्मा, उसने तेरी टोपी दफना दी थी। मैंने सिर पर हाथ रखा। टोपी वहीं थी। मैं पीछे हटा, मुड़ा और उसे देखा, अपनी परछाई चाय की दुकान के शीशे में। मैं सांस नहीं ले रहा था। मेरे मुंह से कोई धुंध नहीं निकल रही थी, और मेरी कमीज एकदम साफ, तेल का दाग अब गायब था। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। कोई धड़कन नहीं। रफीक पीछे हट गया। लोग मेरे पास से गुजरे, लेकिन किसी ने नहीं देखा, एक भी नहीं। यहां तक कि जब मैं चीखा, सिर्फ कुत्तों ने मुझे देखा, और वे भौंकने नहीं, रोने लगे। मैं भागकर ऑटो के पास आया, अंदर बैठा। इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। मीटर जल उठा। अगला सवारी, प्रतीक्षारत। जंगल ने मुझे जाने दिया था, लेकिन जिंदा रहने के लिए नहीं, काम करने के लिए, हमेशा के लिए। क्योंकि अब मैं मरे हुए लोगों को छोड़ता हूं। सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। रात, सन्नाटा। आरे की सांसें चांदनी में धीमी चल रही थीं। ऑटो कंकड़ भरी सड़क पर बिना झटके के चल रहा था। पेड़ ऐसे पीछे हटते जा रहे थे जैसे कोई पर्दा सरकाया जा रहा हो। सामने रास्ता खुलता जा रहा था। कोई मीटर नहीं, सिर्फ एक एहसास। अब मुझे जीपीएस की जरूरत नहीं थी। रास्ता खुद बताता था कि जाना कहां है। सवारी एक टेढ़े खंभे के पास खड़ी थी। उम्र कोई 35 साल, फॉर्मल कपड़े, चेहरा बस सिगरेट की बुझती सी लाली में चमक रहा था। मैं रुका, न पूछा कहां जाना है। वो चुपचाप बैठ गया। सीट चरमराई, वजन से नहीं, यादों से, जैसे ऑटो ने उसे पहचान लिया हो। मैंने भी धीरे से मुड़ा और वहीं जम गया। यूसुफ, मेरा पुराना दोस्त। हम साथ बड़े हुए थे, स्कूल से भागते थे, एक ही वड़ा पाव बांट कर खाते थे। ड्राइविंग भी उसी ने सिखाई थी। दुबई जाने से पहले अपना ऑटो भी मुझे ही दिया था। सालों से उसे नहीं देखा था। यूसुफ, मैंने फुसफुसाया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस सामने घूरता रहा, खाली नजरों से। कहां चलना है? मैंने पूछा। फिर भी कुछ नहीं। केवल जब हम आरे के उस मोड़ से गुजरे, उसने बोला। आवाज खोखली थी, जैसे हवा उसे याद कर रही हो। तू अब भी चला रहा है रमजान? पता है, मैंने कहा। तू मेरी जनाजे में नहीं आया। ये बात फौलाद की तरह लगी सीने में। मैंने हैंडल कसकर पकड़ा। क्या हुआ था? मैंने पूछा। तू तो दुबई में था ना? अब उसने मेरी तरफ देखा। आंखें लाल, चेहरा सफेद, ठंडा। ईद पर वापस आया था। एक रात रिक्शा लिया। अगली सुबह लोग मुझे पेड़ से लिपटा मिला। ड्राइवर नहीं मिला। गला सूख गया मेरा। वो आगे झुका। ड्राइवर भाग गया। कहा, जंगल में कुछ देखा था, कूद कर भाग गया। और फिर धीरे से, वो तू था रमजान? ऑटो एकदम झटका खा गया। मेरे हाथों से नहीं, उसकी आवाज से। मैंने खुली सी जगह पर गाड़ी रोक दी, वहीं जहां कभी मैंने उस बच्चे को देखा था। यूसुफ ने दरवाजा खोला, नीचे उतरा, लेकिन पेड़ों में खोने से पहले वो मुड़ा, मुस्कुराया। ना क्रूरता थी उस मुस्कान में, ना गुस्सा, बस एक थकान। हमें भूल मत जाना भाई। फिर वो अंधेरे में चला गया, गायब। मैं वहीं बैठा रहा, फिर से अकेला। मीटर ने एक टिक दी। एक सवारी पूरी बकाया। अनंत काल रास्ता फिर रोशन हो उठा। एक और रूह इंतजार में थी, और मैं चल पड़ा। क्योंकि अब यही करता हूं मैं, भटकी हुई आत्माओं को घर छोड़ता हूं। नाम था मीरा, 26 साल की, पत्रकार। शहर की कहानियां पकड़ती थीं, भूत प्रेत की बातें, अर्बन लीजेंड्स, और फिर उन्हें वायरल ब्लॉग में बदल देती थीं।
हर चाय की चुस्की और हर पैनिक अटैक के बीच भूतों पर भरोसा नहीं था उसे, पैटर्न्स पर था। और हाल ही में बहुत सारे पैटर्न बन रहे थे। आर्य कॉलोनी के आसपास एक ही जगह, एक ही समय, एक ही गाड़ी, एक हरा पीला ओनाटो हर 2 हफ्ते में एक बार रात 1:33 से 1:44 के बीच दिखता था। ना कोई नंबर प्लेट, न ड्राइवर, लेकिन सवारी हर बार अलग। और फिर मिलती थी कुछ दिन बाद जंगल के बीचों बीच, बेसुध जमी हुई सांसों के साथ, बस एक ही शब्द बड़बड़ाते हुए, रमजान। मीरा आई थी कैमरा लेकर। यूनिट 5 के पास टूटे फ्लाईओवर के नीचे बैठ गई। ट्राइपॉड सेट, थर्मल ऑन, पावर बैंक की लाइट लाल। घंटों कुछ नहीं हुआ। फिर 1:41 रात की हेडलाइट्स। उसने सिर उठाया और ऑटो सामने था, धीरे से रुकता हुआ। ड्राइवर की सीट खाली, मीटर बंद, दरवाजा खुल गया। उसे भाग जाना चाहिए था, पर वो चुपचाप अंदर बैठ गई और रिकॉर्डर में फुसफुसाई, विषय ऑटो विसंगति, अपनी इच्छा से प्रवेश कर रही हूं। जैसे ही वो बैठी, इंजन अपने आप चालू हो गया। कोई हाथ नहीं था स्टीयरिंग पर। ऑटो दौड़ने लगा, तेज, शांत। जंगल ने रास्ता निगल लिया। डालियां ऊपर झुककर पिंजर सी बन गईं। और फिर रियर व्यू मिरर से एक आवाज, रमजान की। तू क्यों बैठी इसमें? मीरा जम गई। तुम कौन हो? अब तो कोई नहीं। जिंदा हो? था कभी। ऑटो धीरे धीरे रुका। वो नीचे उतरी। सामने कोहरा था, गाढ़ा, घना। रमजान उसके सामने खड़ा था, सचमुच खड़ा। पर कुछ गलत था। उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी, वो तेज चल रही थी। मीरा ने कैमरा उठाया। एक क्लिक, फ्लैश चमका और रोशनी में दिखे दर्जनों साए। कोई झुका था, कोई हवा में लटका हुआ। सभी की निगाहें उसी पर थीं। मीरा की आवाज कांप गई। मुझे जाना है। रमजान ने उसके पीछे की पगडंडी की ओर इशारा किया। भाग जा, इससे पहले कि मीटर फिर से चालू हो। मीरा ने कुछ नहीं पूछा, बस भागी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक अपनी स्कूटी नहीं देख ली, रुकी नहीं, घर पहुंची। कुछ पोस्ट नहीं किया। पर उस रात के बाद से हर रात 1:41 पर वो उठ जाती है। हाथ में अब भी कैमरा, जूते कीचड़ से सने हुए। और हर बार उसके फोन में एक नई तस्वीर आ जाती है। वही एंगल, वही ऑटो। बस फर्क इतना, हर बार पिछली सीट पर वही बैठी होती है। समय अब हकीकत जैसा नहीं लगता। घंटे नहीं, अनंत काल गुजरते हैं। मैं उन्हें उठाता हूं जो खो चुके हैं, पर कभी कभी उन्हें भी समझ नहीं आता कि उनकी मंजिल पूरी हो चुकी है। मैंने एक बार एक ऐसी सवारी के बारे में सुना था जो कभी पूरी तरह इंसानी नहीं लगी। एक औरत, मीरा नाम था उसका। कहते हैं वो हर रात लौटती है, कभी तस्वीर खींचती है, कभी चीखती है, लेकिन हर बार वो वहीं होती है, उसी ऑटो में फंसी हुई। पर आज की रात कुछ अलग थी। मैं यूनिट 5 के पास हमेशा वाले स्टैंड पर पहुंचा। पेड़ों से चिपकी धुंध किसी गीले कपड़े जैसी लग रही थी। मैंने इंतजार नहीं किया, बस ऑटो बढ़ा दिया उसी धुंध में। और तभी मैंने उसे देखा। मीरा सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे कोई जानी पहचानी परछाई मेरा इंतजार करती हुई। इस बार उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में थकान थी, हाथ कांप रहे थे। एक कैमरा लटक रहा था उसकी कलाई से। मैंने ऑटो धीमा किया, पर वो आगे नहीं बढ़ी। मैं जानती हूं तुम कौन हो, उसने कहा। आवाज टूटी हुई थी, थकी हुई। तुम वही हो, वही ड्राइवर। मैं चुप रहा। वो बोलती रही, तेज, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे। हर बार रमजान, हर बार। मैंने उसकी ओर देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे मैं उसे जानता हूं, जैसे मैं हमेशा से उसे जानता था। मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश करती रही, वो बोली, पर हर बार मेरे फोन में एक तस्वीर आ जाती है। मैंने सोचा ये कोई सपना है, लेकिन नहीं, ये सब सच है। उसकी निगाहें पीछे की सीट की ओर गईं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी सिहरन दौड़ी। मैं सिर्फ एक सवारी नहीं हूं, है ना? उसने धीमे से कहा। मैं यहां फंसी हूं तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वो आगे बढ़ी, हाथ कांपते हुए ऑटो का दरवाजा खोला। मीटर हल्का सा झपका और फिर 0 पर रुक गया। तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं हो रमजान, मीरा फुसफुसाई। उसकी सांसों की भाप हवा में घुलने लगी। तुम वो हो जो लोगों को इस रास्ते में खींच लाता है। तुम उन्हें ले जाते हो और फिर कभी जाने नहीं देते। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। मैंने देखा है उन्हें, वो बुदबुदाई।
जिन्हें तुमने लिया, जो अपनी मौत से पहले ही मर गए, उनकी रूहें अब भी इस सवारी में कैद हैं। जैसे मैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं तुमसे कि तुम इसे खत्म करो। खत्म। अब और सहन नहीं हो रहा था। नहीं, मेरे गले से कांपती हुई आवाज निकली। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। बस। मैं चुप हो गया। सच की चोट बहुत भारी थी। कुछ कहना चाहता था, कोई सफाई, कोई बहाना, लेकिन आरे का जंगल अब भी मुझसे खेल रहा था। सड़क और गहरी होती गई। अंधेरे ने सांसें लेना मुश्किल कर दिया। मीटर क्लिक किया, भाड़ा स्वीकार हुआ, और फिर कुछ हुआ। मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे अचानक उसे सब समझ आ गया हो। तुम ही हो, है ना? वो बुदबुदाई। तुमने ही मुझे सब दिखाया। वो सब लोग जो कभी लौट नहीं पाए, जिनकी रूहें अब भी तुम्हारे ऑटो में बंद हैं। मैंने पीछे की सीट की ओर देखा। वो वहां थे, सब। कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ अनजाने, लेकिन सब मरे हुए। वो हिले नहीं, बस देख रहे थे। उनकी आंखें शीशे की परछाई जैसी चमक रही थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ नजरें। सच का बोझ मुझ पर टूट पड़ा। वो लोग सड़क में नहीं फंसे थे, वो मुझ में फंसे थे। मेरी सवारी में, मेरे मीटर में। मैं ही आरे बन गया था। मैं ही वो बन गया था जो ले जाता है। ऑटो में खामोशी थी, लेकिन लगता था जैसे पूरी दुनिया अपनी सांसें रोके बैठी हो। मृत सवारी अब भी मुझे देख रही थी, बिना कुछ कहे। मीरा दरवाजे के पास खड़ी, अब भी हिली नहीं। उसकी आंखों में अब सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो जान चुकी थी पर मान नहीं पा रही थी। तुम जानते थे, है ना? उसने धीरे से कहा, कि ये रास्ता तुम्हें कभी छोड़ने नहीं देगा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे मुझसे दूर चली गई थी। मीटर का बोझ, किस्मत का बोझ, सब कुछ मुझ पर था। आरे कभी कोई जगह नहीं थी। ये तो हमेशा से यही था, एक अंतहीन यात्रा, और अब मैं उसका हिस्सा था। ऑटो का इंजन गड़गड़ाया, लेकिन ये मेरी मर्जी से नहीं था, ये रास्ता था। मैं नहीं कर सकता अब, मैंने बमुश्किल कहा। मीरा की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा शांत था। मैं भी नहीं। वो चुपचाप अंदर आकर बगल में बैठ गई, और उस पल में मुझे यकीन हो गया, अब कोई वापसी नहीं थी, कोई अंत नहीं, सिर्फ रास्ता। मीटर फिर से झपका, इंजन ने करवट ली। एक और रूह इंतजार में थी, एक और सफर बाकी था, और रास्ता चलता रहा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।